हमारे साथ जो निर्दलीय विधायक हैं नयनपाल रावत और सरकार को समर्थन दे रहे हैं, सरकार में चेयरमैन है, वो साथ में मौजूद है। और साथ ही निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन थे और सरकार से अब समर्थन वापस ले चुके हैं, चेयरमैन पद भी अपना छोड़ चुके हैं। दोनों से ही हम उनकी राय जानेंगे कि क्या वो समझते हैं जो आज का जो बजट आ रहा है उसको लेकर के क्या उम्मीद उनकी तरफ से है। आपसे जानना चाहेंगे पहले किस तरीके की उम्मीद आपको बजट से। देखिए, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी सभी वर्गों को, क्योंकि पहले भी उन्होंने एक बजट पेश किया था जिससे उन्होंने हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा, हर वर्ग का ध्यान रखा। और अब क्योंकि कोरोना जैसी महामारी चली हुई है और अभी भी दोबारा से जैसे कोरोना पनप रहा है, तो मैं समझता हूँ एक बड़ा बजट स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए और ख़ास तौर पर किसानों के लिए जो बजट होगा वो निश्चित तौर पर फोकस इस पर होगा, उद्योगों पर। और उद्योगों के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास है उस पर भी पूरा फोकस पहले भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमारी सरकार का रहा है और अभी भी निश्चित तौर पर रहेगा। और मैं समझता हूं कि किसानों के लिए और सिंचाई वगैरह की व्यवस्था के लिए एक अदद बजट भी हो, उद्योगों के लिए एक अदद बजट भी हो, तो वो भी जो है ना कहीं इस प्रदेश के हित में होगा। और निश्चित तौर पर एक ऐसा सुसज्जित बजट पेश होगा जिससे इस प्रदेश का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप क्योंकि पृथला विधानसभा से आते हैं, फरीदाबाद आपकी अगर हम बात करें लोकसभा है, जिला है, वहाँ पर उद्योगों की बात करें तो काफ़ी पिछड़ा जो है उसको माना जाता है, फिर गुड़गांव से आगे होता था। उद्योग को लेकर के आईएमटी भी आपके क्षेत्र के अंदर आती है, तो किस तरीके की उम्मीद है उद्योग को लेकर के। और क्योंकि करीब 100 गांव जो हैं वो आपकी विधानसभा में पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए खास उम्मीद आप अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए क्या रखते हैं। देखिए, पिछली बार भी किसानों के लिए लाखों रुपए का बजट जो पेश किया था जिससे उनकी सिंचाई का, उनके बीज का, खाद का, अन्य चीज़ों के लिए जो व्यवस्था बन सकती है, नहरी पानी का, इन सब के लिए जो ना एक बजट अदद से पेश किया गया था। और जहाँ तक उद्योगों की बात है, उद्योग, क्योंकि उद्योगों से ही सरकार को टैक्स और बेरोजगारी को घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, तो उद्योगों पर हमारी सरकार का विशेष फोकस है। और ये पहली बार ऐसी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी या डिप्टी सीएम दुष्यंत जी जिनके पास ये उद्योग मंत्रालय है, कई दौर की वार्ता करने के बाद कि किस तरह से उद्योगों को किस प्रकार का बजट दिया जाए, कैसा बजट उद्योगों के लिए पेश किया जाए, तो वो प्री चर्चा उनसे करते हैं ताकि उद्योगों को बसाया जा सके, बनाया जा सके। 75% जो रोजगार की बात कही जा रही है उसका नेगेटिव असर हम मानते हैं उद्योगपतियों के लिए जो उद्योग लगाते हैं, या देखिए, पॉजिटिव तौर पर देखते हैं आप अभी खास तौर से फरीदाबाद क्यों नहीं। अभी अभी क्योंकि ये कानून बना है, पाइपलाइन में है, ठीक बन गया है, लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंट होगा तो इसका दायरा पता लगेगा कि किस प्रकार से उनको एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि कंपनियों के ऊपर कोई चीज़ थोपी नहीं जा सकती। कंपनियों को बसाने के लिए उनको जिस तरह का वर्कर चाहिए, वो वर्कर अगर उसको उस प्रकार का मिलेगा जिसकी उन्हें ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पर फायदे में जाएगा। अन्यथा ये कानून को थोपने के लायक नहीं है और ना ही थोपा जाएगा। इसको अच्छे तरीके से ठीक करके तब कंपनियों के सामने पेश किया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, जैसे अभी आप कह रहे थे कि भाई कर्ज, विपक्षी पार्टियां कर्ज की बात कर रही हैं, ये कर रही हैं। देखिए, जब विकास होगा, विकास की नीयत होगी, तो कर्ज भी कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। क्योंकि पिछली सरकारों में विकास हुए नहीं और कर्ज बढ़ता गया। आज का हम उस कर्ज से कम ये हमारा मनोहर लाल जी की सरकार कम से कम विकास करी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी देखिए। विकास के लिए आपको जो कर्ज है वो यहाँ पर लेना होगा। रणधीर गोलन जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, वो चेयरमैन हैं सरकार में। आपसे जानना चाहेंगे बजट को लेकर के आपकी क्या उम्मीद है, किस तरीके से देखते हैं आज जो मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री इस बजट को पेश करने जा रहे बतौर मुख्यमंत्री जो बजट पेश करने हैं। जा बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे जी। रहे, बतौर वित्त मंत्री, बतौर मुख्यमंत्री आज अपना वो दूसरा बजट पेश करेंगे। और इस बजट में गरीब आदमी का, किसान का, व्यापारी का, कर्मचारी का, सबका ध्यान माननीय वित्त मंत्री जी रखेंगे। और उनकी एक सोच है कि मेरे हरियाणा का विकास कैसे हो। और इस बजट के माध्यम से एक अच्छा बजट पेश करने का माननीय वित्त मंत्री जी का प्रयास है। और 90 की 90 विधानसभा का एक समान विकास करते हुए बजट पेश करेंगे। हमने भी अपनी विधानसभा के कुछ बजट में शामिल करने की बातें रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि उसमें क्या आपने क्या विशेष बात रखी है। मैंने, जैसे मेरे विधानसभा के अंदर तहसील की बिल्डिंग बननी है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और मैंने डिमांड करी है कि एक कन्या महाविद्यालय भी पाई गांव के अंदर बनाया जाए, जो मेरे हल्के का एक बड़ा, बहुत बड़ा 14,000 वोटों का गांव है। तो इस प्रकार की कई मांगे मैंने उनके सामने रखी हैं। आज देखते हैं क्या करते हैं वित्त मंत्री जी।
तो सीधे तौर पर ये वो निर्दलीय विधायक हैं जो सरकार के साथ समर्थन दे रहे हैं, चेयरमैन है, लेकिन हमारे साथ सोमवीर सांगवान भी हैं जो कि निर्दलीय विधायक ही हैं। उनसे जानते हैं, क्योंकि वो सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले चुके हैं और वो चेयरमैनी भी छोड़ चुके हैं। आपकी क्या उम्मीद है, आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, बजट से तो हर आदमी को उम्मीद है, लेकिन बजट जो हरियाणा प्रदेश के ऊपर लगभग 2 लाख करोड़ रुपया जो कर्ज हो गया है, बजट का 28% हिस्सा कर्ज अदायगी और ब्याज में चला जाएगा। 7.7 लाखों करोड़ रुपया चला जाएगा पेंशन में। विकास के नाम का लगभग 24 लाख करोड़ रुपया, 24,000 करोड़ रुपया बचता है। उसमें से कुछ पेंशन बढ़ोतरी की जो उम्मीद करते हैं लोग, वो बढ़ जाएगी। जहाँ प्रदेश के विकास की बात है, ज़्यादातर बजट कर्ज को उतारने में, पेंशन में चला जाता है। जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी प्रदेश की, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि कर्ज से दबने के कारण बजट खराब हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार आप लोगों ने पूछा, अगर 75% नौकरी हरियाणा सरकार के अंदर लोगों को रोज़गार मिलेगा प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर। पहली बात तो ये है कि लोग पीछे काफ़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ से पलायन कर चुकी हैं। जैसा माहौल सिस्टम पीछे रहा, उसका परिणाम ये दुर्भाग्य रहा प्रदेश का कि ज़्यादातर लोग बड़ी फैक्ट्री पलायन कर गई, चाहे वो मारुति थी या दूसरी भी जो बाहर जानी सोची। उसके बाद ये 75% जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा वो भविष्य गर्म में है। लेकिन जो 85% किसान जो अपना खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट जो रोज़गार लिया हुआ है, जो अपना खुद का पेट पाल रहा है, उसके सारे जो दूसरे भाई भी कमाई खा रहे हैं, वो बंद होने के कगार पे है। एक तो आप आएगा कि नहीं आएगा रोज़गार, एक बने बड़े रोज़गार को खोने वाली जो बात है, तो किसान भाइयों के हित में जो होना चाहिए था। मेरी प्रार्थना थी, प्राथमिकता है अपनी तरफ से कि सरकार ने सबसे पहले जो 85% किसान जो रोड पर बैठे हैं, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए था। और उसके बाद में जो भी संभव हो सकता था वो बेहतर होता। ये रोज़गार देने वाली बात, ये मैं नहीं कह सकता। इसमें कहीं कोर्ट में चले गए लोग, कहीं दूसरे स्टेट वाले एतराज़ करेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ऐसा होना सिर्फ ये लॉलीपॉप बन कर रह जाए। लेकिन सबसे ज़रूरी है किसान के रोज़गार को बचाना, किसान को बचाना आज की प्राथमिकता ये है। किसान बचेगा तो देश बचेगा। किसान के लिए आप क्या चाहते हैं? देखिए, आपने ये तो कह दिया कि समाधान करना चाहिए जो सड़कों पे बैठे हैं, लेकिन आज बजट का दिन है, आप किसानों के साथ भी रहे हैं। बजट में कोई प्रावधान आप मानते हैं कि किसानों के लिए देखने के लिए मिलेगा? आपको है उम्मीद ऐसी? ऐसा है, वो तो सरकार ने देखना है। लेकिन मैं कहता हूँ किसान की समस्या समाधान कैसे हो, किसान कैसे बचे। किसान को बचाने का जो मेरा अपना सुझाव मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसान को बढ़िया बीज मिले, जो अधिकारी बीच में जो ज़रूरतमंद उसको मिलता नहीं है, ब्लैक मिल के पिछले दरवाजे चले जाते हैं। जो फसल व्यक्ति है उसमें गरीब, अब सरसों की फसल आई, इसके अंदर जो अधिकारी मिल के जो उसको गिल्लापन दिखा के किसान का जो शोषण करते हैं उसको रोकना। दूसरी लेकिन संगवान साहब, बात ये भी आ रही है, जैसे अब दावा किया जाता है, बार बार ये कहा जाता है कि जितनी फसलें हम एमएसपी पर ले रहे हैं, पड़ोसी राज्य भी नहीं ले रहे। गन्ने का रेट 350 है, पड़ोसी राज्य भी नहीं दे रहे। पंजाब में 330 है, उत्तर प्रदेश में 310 है, सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट यहाँ पर मिल रहा है। जो दूसरी फसलें हैं, जो एमएसपी की 2 फसलों को छोड़ करके, चाहे बाजरा की बात की जाए, मक्का की बात की जाए, कपास की बात की जाए, उन पर भी एमएसपी दिया, एमएसपी से ज़्यादा भी बिका है। आप मानते हैं ये किसान के लिए बेहतर चीज़ें हुई हैं प्रदेश के अंदर? ऐसा है, जहाँ तक इसीलिए हरियाणा स्टेट का किसान और प्रदेशों से ज़्यादा मजबूत है। इसी हक की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उसको एमएसपी मिलने तो हरियाणा में तो मजबूती हो गई ना, फिर वहाँ लड़ाई क्यों? मैं बताता हूँ ना, जो बात है उसको है, इसमें क्या रोल है। जो सच्चाई है उसको कौन छुपा सकता है। जो कर रखे है उसको स्वीकार भी करना चाहिए। सरकार अच्छा काम करता है उसको स्वीकार भी करना चाहिए। अगर सरकार को गलत काम करते है उसका विरोध भी करना चाहिए। लोकतंत्र का ये तो तरीका है। हमारे को निर्दलीय विधायक बने तो हमारा कर्तव्य बनता है जो वास्तविकता उसको आप लड़ाई लड़े। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, गन्ने का भाव सच्चाई है का हिंदुस्तान में सबसे फालतू है। बाजरा हरियाणा में खरीदा गया है। दूसरी फसलें जो धान, मूंगफली है, कपास है, मूंगफली का एमएसपी दिया है। मूंगफली का तो मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन मैं तो धान और जो गेहूं की बात है उसको ऊपर एमएसपी यहाँ मिलती है, इसलिए साधन संपन्न है हरियाणा प्रदेश। लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो बहुत सी खामियां हैं जिसका अधिकारी मिली भगत करके और बीच में किसान का जो शोषण है तो उसको रोकना बेहद ज़रूरी है। और उम्मीद है कि मनोहर लाल जी एक किसान के घर में पैदा है। मैं ये आशा करता हूँ कि वो तो आने के बाद पता चलेगा इस बजट के अंदर क्या है, लेकिन किसान को प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए, क्योंकि किसान हिंदुस्तान की आत्मा है। किसान जिंदा रहेगा तो किसानें जिंदी रहेगी तो देश जिंदा रहेगा, जनता आबाद होगी। सबसे पहले मेरी तो यही प्राथमिकता है कि
माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों को प्राथमिकता देनी चाहिए और जो अपनी तरफ से भी प्रयास भी करना चाहिए इन समस्या समाधान के लिए, इस बात को भी आगे बढ़ाना चाहिए।